हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैरियत जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका हूं, अपने घर पर मौजूद हूं। और आज जैसे मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद से आपके साथ मुखातब हूँगा, तो माजरत इस्लामाबाद वाला ऑफिस जो है वो इस वक्त बंद है और जो मेरा स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने उसी तरीके से खुद ही अपने घर से ही मैंने कहा जी वो एक रूटीन है, चलें संडे का दिन है, यहीं से व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहरहाल जी खबरें तो यानी एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, जो यही बात है जो फ्लैश फ्लडिंग हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जिस तरह आफत ज़दा जो अजला हैं वहाँ पर बेशतर कीमती जानें जो हैं उनका नुकसान हो चुका है। नुकसान जब अल्लाह का हुक्म हो तो फिर उसको कोई टाल सकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इकदाम किए जा सकते थे जिसके नतीजे में इन अमवात का जो नंबर है इसको कम किया जा सकता था यकीनी तौर पर। लेकिन इसमें नेग्लिजेंस यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत की बनती है। नेग्लिजेंस कुछ लोगों की अपनी भी है कि जब उनको मालूम है कि सैलाब आता है और फिर ऐसे मकामात के ऊपर अपने आप को रखना जहां पर वो सैलाब या पानी की जद में आ सकते हैं, तो ये यानी कुछ गफलत जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों के ऊपर भी आयद होती है। लेकिन बहरहाल जो अल्लाह का हुक्म था वो हो गया। लेकिन अब आगे जिस तरीके से जो आफतज़दा इलाके हैं वहां पर लोगों की जानों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए है। 24 घंटे अराउंड द क्लॉक जो पाक फौज के जवान हैं वो इस मुश्किल की घड़ी में जो अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उनके शाना बशाना मौजूद हैं। उनके लिए यानी हर कोशिश बुरे कार लेकर आ रहे हैं। यानी जहां पर कोई पुल जो है वो बह गया तो वहां पर जो है वो पुल तामीर किए जा रहे हैं। जहां पर किसी का को मलबा गिरा हुआ था, जहां पर लोग दबे हुए थे, मलबे के नीचे से जो है वो लोगों को निकाला गया, कुछ लोगों की जानें बचाई गई। तो यही जो मुमकिन था, जो किया जा सकता था वो किया गया और आगे भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद आने वाले दिनों में मजीद जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से पेशन गोई जो है वो की जा रही है कि मजीद बारिशें होंगी और मजीद फ्लड आने के खतरात हैं। तो जब ऐसी जो है वो नाजुक सूरत हाल है तो इसमें पहली बात कि खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में जहां पर दरिया नदी नाले मौजूद हैं वहां पर ट्रैवल से इज्तनाब करना चाहिए और वहां की मकामी आबादी को भी अब होश के नाखून लेते हुए यानी एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी होंगी और इनका दामन नहीं छोड़ना होगा। और देखिए गैर जरूरी ट्रैवल करना भी जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी खतरे से खाली नहीं है। सो लिहाजा यानी आप जो है वो अपने आप को महफूज रखें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अजीजो कारब के लिए, क्योंकि जिंदगी अल्लाह की बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत हमारे ऊपर जो है वो फर्ज है। ये बात तो इस तरीके से है। और दूसरा मैं ये भी बात करूंगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी आज अपनी एक मीटिंग रखी हुई थी जूम के ऊपर, जिसके हवाले से उन्होंने अपने जो की जाने वाले इकदाम हैं इसके हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग दी। और एनडीएमए यानी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जनाब ये महकमा अब किसी काम का नहीं है, ये जब 2005 में जलजिला आया था तो तभी ये महकमा तश्कील दिया गया था। तो आज मुश्किल इसकी इस घड़ी में एनडीएमए जो है वो अपनी तमाम काविशें उसने भी जारी रखे हुए हैं और यही हमारे महकमे हैं, इनको मजीद मजबूत करने की और उनको मजीद फाल बनाने की जरूरत है। दुनिया के अंदर जिस तरह हमारा जो खिता है, हमारा जो मुल्क है, ये जो है सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज की जद में है। तो एनडीएमए जो है वो आने वाले दिनों में हमारे लिए बड़ा अहम महकमा है। इस महकमे को मजीद जो है वो प्रोडक्टिव बनाने के लिए और मोर इफेक्टिव बनाने के लिए वफाकी हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। और इसी तरह सूबाई सतह के ऊपर जो पीडीएमए का महकमा है, इस महकमे के हवाले से भी जो है वो सूबाई हुकूमतों को इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, इनकी अपग्रेडेशन की जरूरत है। मजीद इसके अंदर हायरिंग अगर रिक्वायर्ड है तो वो करें, जदीद आलात के साथ इनको इक्विप करें। और फिर जिस तरीके से सैलाब के जहां पर खतरात हैं, कहीं जो है वो जलजिला आने का जो है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर जो इलाके मौजूद हैं, तो वहां पर ये तमाम के तमाम जो है वो अपने जो इकदाम हैं, जरूरी इकदाम जो कि कोई किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड में किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, वही हमें भी यहां पर रेप्लिकेट करने की जरूरत है। और मैं एक दफा फिर ये बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले के ऊपर बड़ा जो है वो एक अच्छा जेस्चर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ये सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि जो जहां पर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं
یا جو لوگ اس وقت مصیبت کے اندر جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ امداد فراہم کی جائے. جہاں پر راشن کی ضرورت ہے وہاں راشن پرووائڈ کیا جائے, جہاں پر ریہیبلیٹیشن کنسٹرکشن کی ضرورت ہے وہاں پر کنسٹرکشن کی جائے. پہلی خبر تو یہ تھی جی. اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسری بات جو ہے وہ پنجاب کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے میں بات کروں گا. اور میں ہر جو روز جہاں جہاں جو انتخابات ہو رہے ہیں ضمنی انتخابات, وہاں پر ایک حلقہ ہم جو ہے وہ چوز کریں گے. تو سب سے پہلے جو حلقہ ہے وہ وزیر آباد کی جو ہے وہ نشست ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ احمد چٹھا صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے ویسے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ اب وہ یہاں پر کوئی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے, لیکن میرے سورسز کے مطابق وہاں سے پی ٹی آئی کم از کم جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ ضرور کرے گی, اور ویسے بھی کرنا چاہیے, جو انتخابی عمل کا حصہ بننا چاہیے. کیونکہ جب آپ ایک الیکشن مس کرتے ہیں, اسکپ کرتے ہیں, تو پھر کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پھر دوبارہ وہ حلقہ ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ وہ ہاتھ میں نہیں آتا. اب میں اس متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ وجہ ایکچوئل کیا ہے. وجہ یہ ہے جی کہ جو احمد چٹھا صاحب کی اہلیہ ہیں وہ این چٹھا ان کا نام ہے, اور میری جو اطلاعات ہیں کہ وہی اس کانسٹیچوئنسی سے دوبارہ انتخابی عمل کا حصہ بنے گی. جبکہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو بلال فاروق تارڑ ہیں جو کہ عطا تارڑ صاحب کے بھائی ہیں, ان کو ٹکٹ ایوارڈ کر دیا گیا ہے. اچھا, اب میں یہ بتاؤں کہ ایک تو بلال صاحب کے جو میں نے دیکھا کہ وہ بال جو ہے نا وہ میری طرح سفید ہو چکے ہیں, لیکن وہ مجھ سے بھی کم از کم جو ہے وہ 5 سال چھوٹے ہیں. ہی از انڈر 40, تقریباً 37-38 ایئرس ان کی عمر ہے. اور بلال جو ہیں وہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں. حلقے کے اندر وہ وقت دیتے ہیں, یعنی غمی شادی, تھانہ کچہری اور جو کام کیے جاتے ہیں جو کہ ہماری روایتی پالیٹکس ہے, جو کہ ہمارے علاقوں کے اندر دیہاتوں کے اندر بالخصوص جس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے وہ یہ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو حلقہ ہے وزیر آباد کا, اس میں دیہات بھی ہیں اور اس میں شہری بھی ہیں. یہ جی ٹی روڈ کی بیلٹ ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلم لیگ نواز کا سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کہا جائے تو نظریاتی ووٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو اس اعتبار سے جو بلال تارڑ صاحب ہیں ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر وہ مسلم لیگ نواز کے جو ڈائی ہارٹ ورکر یہاں پر موجود ہیں, جو کہ ڈائی ہارٹ جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل ووٹ بینک موجود ہے, اس کو یہ ٹیپ کر سکتے ہیں. اچھا, جو بلال صاحب کا جو یہ حلقہ ہے نا, یہاں پر ان کے پاس ایڈوانٹیج تو ہے, لیکن پھر بھی الیکشن کو الیکشن کی طرح لڑنا ضروری ہوتا ہے. الیکشن کچھ جو ہے وہ پہلے آپ کی کمپین ہوتی ہے, اور پھر آدھا الیکشن پولنگ ڈے سے 24 گھنٹے پہلے کا ہوتا ہے, اور وہ وقت بڑا ضروری ہوتا ہے. تو جو میری اطلاعات ہیں کہ بلال نے پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنا جو الیکشن ہے اس کی مہم کا آغاز کر دی ہے. اور جو پہلی ان کا جو یعنی ابھی تو الیکشن شیڈول تو اناؤنس ہو چکا ہے, لیکن لوگ ٹیمپو جو ہے وہ آخری دنوں میں بناتے ہیں, لیکن بلال نے پیس اپ کر دیا ہے پہلے سے ہی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو اپنی کمپین ہے. اور میں نے سمریال کے اندر دیکھا تھا بلال فاروق تارڑ کو کہ سمریال کے الیکشن میں گو کہ ان کا الیکشن نہیں تھا, اس کے باوجود یہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی تھی. تو جو میرے سورسز بتا رہے ہیں اور میری جو بات ہوئی ہے مقامی لوگوں سے, تو یہ وہی چیز جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں. جو ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوگی, پورا زور لگایا جائے گا کہ ہر ممکن طریقے سے جو ووٹ ہے وہ ووٹ لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ بھی لیا جائے, اور لوگوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ الیکشن کے دن پولنگ ڈے کے اوپر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلے بھی. اچھا, کئی جگہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یعنی جماعت کی حمایت ہوتی ہے لوگ, لیکن ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلتے. تو آدھا الیکشن جو ہے وہ پولنگ ڈے ہوتا ہے کہ آپ نے ووٹ کو, جو ووٹر ہے اس کا ووٹ بیلٹ باکس تک پہنچانا ہے. تو یہ ایک جو ان کے لیے جو اس وقت بڑا چیلنج ہے دونوں یعنی امیدواروں کے لیے, بلال فاروق کے لیے بھی اور اگر کہیں تو این چٹھا صاحبہ کے لیے بھی. اور تیسرے امیدوار وہاں پر میں کسی کو امیدوار سمجھتا نہیں ہوں, کیونکہ یہی دو جماعتیں ہیں جن کے درمیان جو ہے یہ مقابلہ ہونا ہے. اور پیپلز پارٹی ایٹ دا مومنٹ گو کہ بلاول بھٹو زرداری نے خاصا گین کیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ گراف کو وہ اوپر لے کر آئے ہیں, لیکن پنجاب کے اندر اگر اس کو میں کہوں کہ وہ میٹرلائز ہو سکتا ہے بیلٹ باکس کے اندر ووٹ کی شکل میں, تو وہ اس وقت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر اپنا کام کرے, اپنا فوکس پنجاب کے اندر رکھے, سندھ کے اوپر سے توجہ جو ہے وہ وہاں پر بھی رکھے, لیکن کچھ توجہ پنجاب کی طرف لے کر آئے, تو جو
वोट बैंक ट्रांसफर हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सारा जो चला गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस वोट बैंक को वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बआसानी हासिल कर सकती है, लेकिन इसके लिए फोकस चाहिए पंजाब के ऊपर। और ये खाली 1-2 दिन जो है, 4 दिन या हफ्ता वहां क्याम करके तो इस तरीके से ये हासिल नहीं होगा। पंजाब सेंट्रिक जो है वो पॉलिटिक्स करनी होगी, और पंजाब के अंदर क्योंकि एक किस्म का अलायंस है पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का, तो ये एंटी जो मुस्लिम लीग नवाज वोट है इस वक्त वो कम से कम जो है वो पीपल्स पार्टी को नहीं कास्ट हो सकता। देखिए, हमने समरियाल के इलेक्शन की मैंने एग्जांपल दी थी कि बिलाल फारूक ने वहां पर डोर टू डोर कैंपेन की, लेकिन जो समरियाल का इलेक्शन था सियालकोट वाला, तो फिर उस दिन हमने देखा था कि जो बयानात आने शुरू पड़े कभी जो है वो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जो है कायदीन के कि जनाब हमारा वोट जो है वो चोरी किया गया और फलां किया गया। इन बयानों से कोई फायदा नहीं होता। यानी पोलिंग डे के ऊपर आपने बयान दे दिए तो उससे आपको वोट बैंक नहीं मिलेगा। आपने अगर पंजाब की जो क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अगर वो वहां पर फोकस करती है तो पंजाब से मुतल्लिक अपना जो है वो कद बढ़ाएं। मुझे याद है गवर्नर साहब ने भी कुछ बयान दिए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, परवेज अशरफ साहब के बयान आए थे। तो ये बयान जो हैं वो खाली बयान काफी नहीं होते, आपको फोकस करना होता है और रियल पॉलिटिक्स करनी है, रियल ओपोजिशन करनी है मुस्लिम लीग नवाज की, ताकि जो वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वोट बैंक वापस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर सके। बहरहाल जी, ये सियासत तो उन्होंने करनी है, हम तो अपना तजिया कर सकते हैं इस मामले के ऊपर, लेकिन बहरहाल जी ये अभी एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर नहीं है कि वैसे तो दोनों साइड के उम्मीदवार जो मैंने बात सुनी है कि जी वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जो ये सीट निकाल लेंगे, जैसे जो पीटीआई वाले कहते हैं जी कि हम ये सीट निकाल लेंगे, और मुस्लिम लीग नवाज भी जो है इस हवाले से काफी पुरुमीद है कि वो भी ये सीट निकाल सकते हैं। तो वैसे तो ओरिजिनली ये सीट अहमद चड्ढा की थी, वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और ये अगर सीट निकालने में कामयाब हो जाती है मुस्लिम लीग नवाज तो फिर ये उनके लिए यकीनी तौर पर बड़ी अचीवमेंट है। और लेट्स सी जी इस मरतबा क्या होता है। जब आपको मालूम है कि ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन में यानी जो यानी पोलिंग डे के ऊपर रिगिंग के जो कोशिश अगर वो करता है तो वो बैडली एक्सपोज होता है। खाली इल्जामात नहीं, फिर उसका एविडेंस भी आ जाता है। जिस तरीके से डस्का का इलेक्शन हुआ था, डस्का के अंदर जब डे लाइट रॉबरी डालने की कोशिश की गई थी, और फिर रात को जिस तरह जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिनको उठा लिया गया था और फिर जो थैले गायब कर लिए गए थे, तो फिर उसके बाद वो चीज बैडली एक्सपोज हो गई थी। हालांकि उस वक्त रियासती मशीनरी पूरी जो है वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो मली साहब को जिता दिया जाए, फिर लेकिन इसके बावजूद नौशीन इफ्तिखार की जो वो हल्का था उस पर दोबारा जो वो 20 मेरे ख्याल से वो पोलिंग स्टेशन थे जिनके ऊपर दोबारा जो है वो वोटिंग हुई, और फिर वोटिंग के नतीजे में नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो है वो जीत गई थी। तो बहरहाल जी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, और एक दिलचस्प मुकाबला होगा, और ये यानी यकीन तौर पर ये हेल्दी साइन है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पंजाब की सियासत के लिए, और दोनों पोलिटिकल पार्टीज की सियासत के लिए। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा कि पीटीआई जो है वो पीटीआई की लीडरशिप इस टाइम कह रही है कि हम हलकों में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। इमरान अहमद न्याजी साहब का भी ट्वीट आ चुका है, जिनको मैं डेला का चांसलर कहता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है ये इलेक्शन जो है ये लड़ेंगे, और ऑन ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एन चट्ठा हैं उनके जो फैमिली है उन्होंने राब्ते अपने शुरू किए हुए हैं, और वो इलेक्शन लड़ने के अज़ाइम रखती हैं। बहरहाल जी, यही आज की अपडेट्स है। कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।